नमस्कार और हमारी आज की चर्चा में स्वागत है। आज का विषय काफी दिलचस्प है और आजकल बहुत प्रासंगिक भी। अल्पकालिक मनोचिकित्सा यानी कि शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपीज। हाँ बिल्कुल। हमारी जानकारी एक एकेडमिक स्टडी यूनिट से है, MPC 13 ब्लॉक 1 यूनिट 3। और मकसद ये है कि समझें कि ये संक्षिप्त चिकित्सा है क्या आखिर, क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है, इसके मुख्य प्रकार कौन से हैं और क्या चीजें इसे खास बनाती हैं। एक ट्रेंड सा दिख रहा है ना, पारंपरिक लंबी थेरेपी से हटकर लोग अब संक्षिप्त थेरेपी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस बदलाव के पीछे ना कई कारण हैं। एक तो आजकल हेल्थ केयर में कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब कम लागत में ज्यादा फायदा, इस पर बहुत जोर है। हाँ ये तो है। और दूसरा, रिसर्च भी ज्यादातर संक्षिप्त तरीकों पर ही फोकस करती है, तो उनकी इफेक्टिवनेस के सबूत भी बढ़ रहे हैं। पर एक मजेदार बात यह है कि संक्षिप्त या शॉर्ट टर्म का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बस 4-5 सेशन। अच्छा। हाँ, ये कभी-कभी 25 सत्रों तक भी जा सकती है। ओह हाँ, ये जानना तो जरूरी है। तो फिर संक्षिप्त को परिभाषित कैसे करें, मतलब कहाँ लाइन खींचें? हाँ, आमतौर पर इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। एक है अति संक्षिप्त, वेरी ब्रीफ। ये होती है करीब 1 से 5 सेशन। 1 से 5 काफी कम। हाँ, फिर आती है संक्षिप्त या ब्रीफ थेरेपी, जो लगभग 6 से 16 सेशन तक चलती है। ठीक है। और तीसरी है समय सीमित यानी टाइम लिमिटेड। ये थोड़ी लंबी, करीब 17 से 30 सेशन तक हो सकती है। समझी। और ये अब मतलब सिर्फ हल्की फुल्की दिक्कतों के लिए नहीं रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो बड़ा बदलाव है। पहले शायद ऐसा सोचा जाता था, पर अब ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम है। गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसने पुरानी धारणाओं को वाकई चुनौती दी है। सही कहा। तो इसकी ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसे लंबी थेरेपी से अलग करती हैं? देखिए, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अहम है समय सीमा का होना, टाइम लिमिट्स। अब इस पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ थे जेम्स मान। वो मानते थे कि एक तय सीमा, मान लीजिए 12 सेशन, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है, चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण। समय सीमा खुद ही थेरेपी का हिस्सा है। बिल्कुल। वो इसे जीवन और मृत्यु की जो सीमा है उसका एक गहरा प्रतीक मानते थे। उनके हिसाब से ये व्यक्ति को अलगाव, नुकसान, समय का बीतना, इन मुश्किल भावनाओं का सामना करने और उनसे कुछ सीखने का मौका देती है। अंत की निश्चितता चिंता तो लाती है, पर उसी से गुजरकर व्यक्ति मजबूत बनता है। ये तो काफी गहरा विचार है। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया है बर्डमैन और गुरमेन जैसों का। वो कहते थे कि समय सीमा पर इतना जोर देना ठीक नहीं। वो लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देते थे। जैसे जरूरत पड़े तो फॉलो अप कर लो या बाद में फिर थेरेपी ले लो। जैसे एक फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही, साइकोलॉजिकल फैमिली डॉक्टर जैसा। उनका मानना था कि कई बार थेरेपिस्ट खुद अपनी चिंता के कारण समाप्ति पर जरूरत से ज्यादा जोर देता है। ये तो बिल्कुल उल्टी बातें हैं। तो क्या हमें पता है कि कौन सा तरीका बेहतर है? दिलचस्प बात यही है कि इस पर कोई पक्का सबूत नहीं है कि कौन सा नजरिया बेहतर नतीजे देता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो मनोगतिक यानी साइकोडायनामिक थेरेपीज हैं, वो मान के विचार से ज्यादा इत्तेफाक रखती हैं। अच्छा। जबकि CBT या जो उदारवादी इक्लेक्टिक तरीके हैं, वो बर्डमैन और गुरमन की तरह ज्यादा लचीले होते हैं। ठीक है। तो समय सीमा के अलावा और क्या खास है इन थेरेपीज में? दूसरी महत्वपूर्ण बात है चिकित्सा का केंद्र बिंदु, थेरेपी फोकस। संक्षिप्त चिकित्सा में आप इधर उधर नहीं भटक सकते। एक स्पष्ट लक्ष्य, एक फोकस होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार का फोकस? वो कुछ भी हो सकता है। किसी लक्षण पर, जैसे डिप्रेशन के लिए CBT में हम नकारात्मक विचारों पर फोकस करते हैं, या किसी खास समस्या क्षेत्र पर, जैसे इंटरपर्सनल थेरेपी में रिश्तों की दिक्कतें या कोई बड़ा लाइफ चेंज, या फिर व्यक्ति के अंदरूनी मनोवैज्ञानिक मुद्दे या रिश्तों के पैटर्न पर, जैसा साइकोडायनामिक थेरेपी में होता है। उसे डायनामिक फोकस या कोर कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप थीम जैसे नाम देते हैं। उमर ने तो एक इंटीग्रेटिव फोकस का आइडिया भी दिया था, जो इन सब को जोड़ने की कोशिश करता है। यानी थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलकर तय करते हैं कि किस एक मुख्य मुद्दे पे काम करना है। हाँ बिल्कुल। और ये फोकस बनाए रखना जरूरी है। और तीसरी विशेषता? तीसरी है चिकित्सक की सक्रियता, थेरेपिस्ट एक्टिविटी। देखिए, लंबी अवधि की पारंपरिक थेरेपी में थेरेपिस्ट अक्सर ज्यादा शांत रहता है, ज्यादा सुनता है, क्लाइंट के बोलने का इंतजार करता है। हाँ, वो छवि तो है। लेकिन संक्षिप्त चिकित्सा में थेरेपिस्ट ज्यादा एक्टिव रोल निभाता है।
चाहे वो सीबीटी में एजेंडा तय करना हो, कुछ सिखाना हो, होमवर्क देना हो, या फिर साइकोडायनामिक थेरेपी में क्लाइंट के व्यवहार के पैटर्न या भावनाओं, जिसे ट्रांसफरेंस कहते हैं, उसकी व्याख्या करना हो। ट्रांसफरेंस, ये शब्द अक्सर सुनने में आता है। आसान शब्दों में क्या है ये? ट्रांसफरेंस का मतलब है कि क्लाइंट अनजाने में थेरेपिस्ट पर वैसी ही भावनाएं या उम्मीदें डालने लगता है जैसी उसने अपने अतीत के महत्वपूर्ण लोगों, जैसे माता पिता या पार्टनर के लिए महसूस की थी। अच्छा। संक्षिप्त थेरेपी में क्योंकि समय कम होता है, थेरेपिस्ट इसे जल्दी पहचानकर इस पर काम करने में ज्यादा सक्रिय रहता है, बातचीत को दिशा देता है। समझ गई। तो समय सीमा, फोकस और सक्रिय थेरेपिस्ट, ये मुख्य बातें हुई। अब ये किसके लिए ठीक रहती है? आपने कहा कि पहले बहुत चुनकर क्लाइंट्स लिए जाते थे। हाँ, शुरुआत में पीटर सिफिनियोस जैसों ने बहुत कड़े क्राइटेरिया रखे थे, जैसे व्यक्ति इंटेलिजेंट हो, मोटिवेटेड हो, अपनी फीलिंग्स को समझ और बता पाए, बचपन में कम से कम एक अच्छा रिश्ता रहा हो, वगैरह वगैरह। काफी शर्तें थी। हाँ, लेकिन अब नजरिया बहुत बदल गया है। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। जैसे वोलबर्ग का मानना था कि हमें तो ये मानकर चलना चाहिए कि हर क्लाइंट संक्षिप्त थेरेपी से फायदा उठा सकता है, जब तक कि ये गलत साबित ना हो जाए। वाह। और गारफील्ड ने तो बस 3 सीधी सीधी बातें कही। क्लाइंट का हकीकत से संपर्क हो, उसे वाकई कोई तकलीफ महसूस हो रही हो और वो मदद लेना चाहता हो। यानी अब इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल। अब ये ज्यादा लोगों के लिए एक ऑप्शन है। ये तो अच्छी बात है। चलिए अब कुछ मुख्य प्रकार की संक्षिप्त चिकित्साओं पर नजर डालते हैं। इनको हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं: मनोगतिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारिक, संबंधपरक, उदार और अति संक्षिप्त। कहाँ से शुरू करें? साइकोडायनामिक से? एंगल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। त्रिकोण, ये सुनने में रोचक है। हाँ, ये समझने में मदद करते हैं कि हमारी अंदरूनी दुनिया और बाहरी रिश्ते कैसे जुड़े हैं। पहला है संघर्ष का त्रिकोण, ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसके 3 कोने हैं: हमारी कोई दबी हुई इच्छा या भावना, इम्पल्स, फिर उस भावना से जुड़ी चिंता या अपराध बोध, एंजाइटी, और तीसरा उस चिंता से बचने का हमारा तरीका, हमारा डिफेंस। डिफेंस। हाँ, इच्छा, चिंता और बचाव। ठीक है। और दूसरा त्रिकोण? दूसरा है व्यक्तियों का त्रिकोण, ट्रायंगल ऑफ पर्सन्स। इसके 3 कोने हैं: हमारे मौजूदा रिश्ते, जैसे पार्टनर या दोस्त के साथ, थेरेपिस्ट के साथ रिश्ता, और अतीत के महत्वपूर्ण रिश्ते, खासकर माता पिता के साथ। और मालन के मुताबिक ये दोनों त्रिकोण जुड़े कैसे हैं? मालन का मानना था कि हमारे जो बचाव के तरीके हैं, डिफेंस, जैसे गुस्सा दबा लेना या लोगों से दूरी बनाना, वो अक्सर हमारे अंदरूनी संघर्ष, इच्छा बनाम चिंता से पैदा होते हैं। और यही पैटर्न हमारे सभी रिश्तों में, अतीत वाले, आज वाले और थेरेपी वाले रिश्ते में भी दोहराया जाता है। अच्छा, मतलब एक ही पैटर्न सब जगह? हाँ, काफी हद तक। थेरेपिस्ट का काम होता है इन दोनों त्रिकोणों के बीच के लिंक्स को समझना और क्लाइंट को दिखाना कि कैसे उनके बाहरी रिश्तों की समस्याएं उनके अंदरूनी संघर्षों और बचाव का आईना है। इससे उन्हें अपने पैटर्न तोड़ने में मदद मिलती है। ये तो काफी गहरा काम लगता है कम समय में करने के लिए। बिल्कुल, इसीलिए मालन की थेरेपी को गहन या इंटेंसिव कहा जाता था। इसी साइकोडायनामिक कैटेगरी में हबीब दवानलू का भी नाम आता है, जिनका तरीका थोड़ा विवादास्पद रहा है क्योंकि वो क्लाइंट के बचाव का बहुत सीधे सामना करते थे। और पीटर सिफिनियोस, जिनकी बात हमने पहले की, उन्होंने 2 तरह की थेरेपी बताई। एक जो चिंता जगाए, एंग्जाइटी प्रोवोकिंग, और दूसरी जो चिंता दबाए, एंग्जाइटी सप्रेसिव। अच्छा, इनमें क्या फर्क था? चिंता जगाने वाली थेरेपी उन्हीं चुनिंदा क्लाइंट्स के लिए थी जिनके पास मजबूत ईगो था और जो अंदरूनी संघर्षों का सामना कर सकते थे। जबकि चिंता दबाने वाली थेरेपी ज्यादा परेशान, शायद ज्यादा फ्रेजाइल क्लाइंट्स के लिए थी। इसमें ज्यादा सपोर्ट, दवा, माहौल में बदलाव वगैरह पर जोर था। समझ गई। और जेम्स मान का जिक्र तो हमने किया ही, जिनका वो 12 सेशन वाला मॉडल था। हाँ बिल्कुल, वो समय की सीमा को ही मुख्य चिकित्सीय तत्व मानते थे, एक तरह का अस्तित्ववादी नजरिया। ठीक है, अब आते हैं संज्ञानात्मक और व्यवहारिक यानी कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल CBT तरीकों पर। ये तो आजकल बहुत पॉपुलर है। हाँ, और ये शुरू से ही संक्षिप्त होने के लिए डिजाइन किए गए थे। अच्छा। खासकर डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए। CBT का मूल आइडिया ये है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार, ये सब आपस में जुड़े हैं। ये थेरेपी व्यक्ति को सिखाती है कि कैसे अपने उन विचारों को पहचाने जो तकलीफ दे रहे हैं या जो असलियत पर आधारित नहीं है, और फिर उन्हें बदलें। इससे फिर भावनाएं और व्यवहार भी बदलते हैं? बिल्कुल। इसमें कई तकनीकें होती हैं, जैसे क्लाइंट को उनकी दिक्कत के बारे में सिखाना, साइको एजुकेशन, होमवर्क देना, नई स्किल सिखाना, अपने डर का धीरे धीरे सामना करना, एक्सपोजर। और एरन बेक की कॉग्निटिव थेरेपी भी इसी का हिस्सा है। हाँ, वो CBT का ही एक प्रमुख रूप है।
बेक का फोकस खासतौर पर व्यक्ति की गहरी मान्यताओं, कोर बिलीफ्स और सोचने के तरीकों, ऑटोमेटिक थॉट्स पर चुनौती देने पर था। थेरेपिस्ट गाइडेड डिस्कवरी का इस्तेमाल करता है, मतलब सवालों के जरिए क्लाइंट को खुद अपने विचारों की जांच करने और नए नजरिए खोजने में मदद करता है। ये आमतौर पर कितने सेशन की होती हैं? अक्सर 8 से 20 सेशन और उसके बाद जरूरत पड़ने पर फॉलोअप या बूस्टर सेशन हो सकते हैं। इसी श्रेणी में एक और नाम आता है इंटरपर्सनल थेरेपी, IPT। ये क्या है? ये CBT से अलग है? हाँ, IPT थोड़ी अलग है। ये अंदरूनी विचारों पर उतना फोकस नहीं करती जितना बाहरी रिश्तों पर करती है। ये इस आधार पर बनी है कि डिप्रेशन जैसी समस्याएं अक्सर हमारे रिश्तों में चल रही दिक्कतों से जुड़ी होती हैं। अच्छा। इसलिए IPT 4 मुख्य प्रॉब्लम एरियाज में से किसी एक पर फोकस करती है। किसी अपने के गुजर जाने का शोक, ग्रीफ, रिश्तों में टकराव या विवाद, रोल डिस्प्यूट्स, जीवन में कोई बड़ा बदलाव आना, रोल ट्रांजिशंस, या फिर रिश्ते बनाने या निभाने में कमी महसूस होना। इंटरपर्सनल डेफिसिट्स। तो ये सीधा रिश्तों की दिक्कतों पर काम करती है। हाँ, थेरेपी का मॉडल काफी स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें भी साइको एजुकेशन होती है और ये आमतौर पर 9-12 महीने तक चलती है, जिसमें सेशन हर हफ्ते होते हैं। ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, PST, वो भी इसी ग्रुप में आती है। हाँ, PST भी CBT का ही एक संक्षिप्त रूप है, खासकर डिप्रेशन या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार के लिए। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं: प्रॉब्लम को समझना, लक्ष्य तय करना, अलग अलग समाधान सोचना, सबसे अच्छा समाधान चुनना और फिर उसे लागू करके देखना कि काम किया या नहीं। ये काफी छोटी होती है, करीब 6 सेशन। काफी प्रैक्टिकल लग रही है। आजकल कंप्यूटराइज्ड CBT और गाइडेड सेल्फ हेल्प की भी बात होती है। हाँ, ये भी एक तरीका है थेरेपी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का, खासकर हल्की या मध्यम समस्याओं के लिए। इसे स्टेप्ड केयर मॉडल का हिस्सा माना जाता है। कुछ रिसर्च दिखाती है कि ये फायदेमंद हो सकती है, लेकिन सबूत अभी बहुत पक्के नहीं है। समझ गए। चलिए अब संबंध परक या रिलेशनल दृष्टिकोणों की बात करते हैं। ये कैसे अलग है साइकोडायनामिक और CBT से? देखिए, रिलेशनल अप्रोच का मूल विचार ये है कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य की मुश्किलें असल में हमारे रिश्तों से जुड़ी होती हैं। ये साइकोडायनामिक और कॉग्निटिव साइकोलॉजी दोनों से प्रभावित हैं, लेकिन इनका मुख्य फोकस थेरेपी के अंदर, यानी थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच जो रिश्ता बन रहा है उसी पर होता है। थेरेपी का रिश्ता ही बदलाव लाता है। हाँ, ये मानते हैं कि यही रिश्ता बदलाव का मुख्य इंजन है। इसे 2 पर्सन साइकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें थेरेपिस्ट को सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर नहीं माना जाता, बल्कि वो भी उस रिश्ते का एक एक्टिव हिस्सा है। इसका कोई उदाहरण देंगी? जरूर। जैसे एक है टाइम लिमिटेड डायनामिक साइकोथेरेपी, TLDP। ये काफी सहयोगी होती है और क्लाइंट के बार बार दोहराए जाने वाले नुकसानदेह आपसी व्यवहार का पैटर्न, जिसे साइक्लिकल मैलअडैप्टिव पैटर्न कहते हैं, पर फोकस करती है। एक और है साइकोडायनामिक इंटरपर्सनल थेरेपी, PIT। ये हॉब्सन के कन्वर्सेशनल मॉडल पर आधारित है, जिसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलकर भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के लिए एक साझा भाषा बनाते हैं। फिर ब्रीफ रिलेशनल थेरेपी, BRT है, जो सैफ्रॉन और मुरान ने दी। ये थेरेपिस्ट के अपने योगदान पर भी ध्यान देती है और थेरेप्यूटिक अलायंस में जो टूट-फूट होती है और फिर उसकी मरम्मत होती है, उससे सीखने का जरिया मानती है। और कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी, CAT? हाँ, CAT, जिसे एंथनी रायले ने विकसित किया, ये काफी इंटीग्रेटेड है। ये कॉग्निटिव, साइकोडायनामिक, डेवलपमेंटल सबको मिलाती है। CAT इस बात पर ध्यान देती है कि हम कैसे कुछ खास तरह के आपसी व्यवहार के पैटर्न या प्रोसीजर्स में फंस जाते हैं। थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ मिलकर इन पैटर्न्स को मैप करता है, अक्षर लिखकर या डायग्राम बनाकर, जिसे रीफॉर्मुलेशन कहते हैं। अच्छा, विजुअली भी दिखाते हैं। हाँ, और इसमें थेरेपी का अंत भी अहम माना जाता है। क्लाइंट और थेरेपिस्ट अक्सर गुड बाय लेटर्स लिखते हैं एक दूसरे को। ये आमतौर पर 16 से 24 सेशन चलती है। ये गुड बाय लेटर वाली बात वाकई अनोखी है। अब आते हैं व्यवहारिक उदार दृष्टिकोण पर, प्रैग्मैटिक इक्लेक्टिक थेरेपीज। उदार मतलब ये किसी एक स्कूल ऑफ थॉट से बंधे नहीं है। बिल्कुल, इक्लेक्टिक का मतलब ही यही है कि जरूरत के हिसाब से अलग अलग थ्योरी से प्रैक्टिकल तरीके उधार लेना, जो भी काम करे उसे इस्तेमाल करना। जैसे बर्डमैन और गुरमन की इंटरपर्सनल, डेवलपमेंटल एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। IDEA मानते हैं कि थेरेपी का ज्यादातर फायदा शुरू में मिल जाता है, इसलिए थेरेपी को बेवजह लंबा खींचना ठीक नहीं। ये व्यक्ति की गलत सीख, फॉल्टी लर्निंग और उसकी जीवन अवस्था, लाइफ स्टेज पर ध्यान देती है। इसमें समय कितना लगता है? समय काफी लचीला होता है, 20 से 40 सेशन तक, और फॉलोअप भी होते हैं। थेरेपी को बस बदलाव की शुरुआत एक स्प्रिंग बोर्ड माना जाता है। यानी बहुत प्रैक्टिकल नजरिया है। हाँ, गाफील्ड ने भी ऐसे ही कॉमन फैक्टर्स पर जोर दिया,
जैसे क्लाइंट को ध्यान से सुनना, सुझाव देना, व्याख्या करना। उनका मानना था कि लंबी थेरेपी की इफेक्टिवनेस के दावे अक्सर बढ़ा चढ़ाकर किए जाते हैं। ठीक है। और अंत में अति संक्षिप्त चिकित्सा, वेरी ब्रीफ थेरेपी, 5 सेशन या उससे भी कम, इसमें क्या क्या आता है? हाँ, ये बहुत ही फोकस्ड होती है। जैसे खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार के लिए CAT पर आधारित एक संक्षिप्त मॉडल है, पैनिक डिसऑर्डर के लिए CBT का संक्षिप्त रूप है, क्राइसिस इंटरवेंशन भी इसी में आता है। क्राइसिस इंटरवेंशन मतलब संकट के समय तुरंत मदद। हाँ, और इसी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। हाँ, इसका नाम सुना है। इसे मिलर और रोलनिक ने विकसित किया था, खासकर नशे की लत या ऐसी समस्याओं के लिए जहां व्यक्ति बदलाव के लिए तैयार नहीं होता या बहुत दुविधा में होता है। ये कैसे काम करती है? ये टकराव वाला तरीका नहीं है। इसमें थेरेपिस्ट बहुत सहानुभूति दिखाता है, क्लाइंट की अपनी जिम्मेदारी पर जोर देता है और उसे बदलाव के फायदे और नुकसान समझने में मदद करता है, ताकि वो खुद मोटिवेट हो सके बदलाव के लिए। ये व्यक्ति को प्री कंटेम्पलेशन, सोचने से पहले की अवस्था, से एक्शन, कदम उठाने तक ले जाने में मदद करता है। ये तो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी लग रही है जो बदलाव से हिचकिचाते हैं। और कोई उदाहरण है वेरी ब्रीफ थेरेपी का? हाँ, एक और बहुत मशहूर है, सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, SFBT। हाँ, इसे डी शेजर ने दिया था और ये अक्सर सिर्फ 4-5 सेशन में पूरी हो जाती है। सिर्फ 4-5 सेशन? हाँ, और इसकी खास बात यह है कि ये प्रॉब्लम के कारण ये इतिफास में बिल्कुल नहीं जाती। इसका पूरा ध्यान होता है समाधान खोजने पर। क्लाइंट की ताकतें क्या हैं, वो भविष्य में क्या हासिल करना चाहता है और कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर उस दिशा में बढ़ सकता है। इसमें वो मिरेकल क्वेश्चन वाली बात आती है? हाँ बिल्कुल, वो मशहूर सवाल। मान लीजिए आज रात आप सोए और कोई चमत्कार हुआ जिससे आपकी सारी समस्याएं हल हो गई। जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहली चीज क्या अलग होगी जिससे आपको पता चलेगा कि चमत्कार हो गया है? वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है, सीधा समाधान पर फोकस। हाँ। लेकिन क्या संकट की स्थिति में, जैसे कोई हादसा होने पर, इतनी संक्षिप्त थेरेपी काम करती है? हाँ, क्राइसिस इंटरवेंशन इसी श्रेणी में आता है। ये इस विचार पर आधारित है कि संकट बदलाव का एक मौका भी हो सकता है। इसमें व्यक्ति को सहारा देना, मतलब समझने में मदद करना और भावनाओं को प्रोसेस करने में सहायता करना शामिल है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी है। पहले एक तरीका बहुत इस्तेमाल होता था, क्रिटिकल इंसिडेंट डिब्रीफिंग, CID। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये किसी दर्दनाक घटना के तुरंत बाद अक्सर एक ही सेशन में ग्रुप में किया जाता था। लेकिन अब रिसर्च ने यह दिखाया है कि ये तरीका ना सिर्फ अप्रभावी है बल्कि कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ओह, नुकसानदायक? हाँ, इसलिए अब इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। इसका मतलब ये नहीं कि संकट में मदद नहीं करनी चाहिए, पर वो खास सिंगल सेशन CID वाला फॉर्मेट ठीक नहीं है। ये जानना तो बहुत जरूरी था। तो हमने आज बहुत तरह की अल्पकालिक चिकित्साओं की बात की, साइकोडायनामिक, CBT, रिलेशनल, इक्लेक्टिक और वेरी ब्रीफ। इन सब में कुछ कॉमन धागे दिखे, जैसे समय सीमा का होना, एक स्पष्ट फोकस और एक ज्यादा एक्टिव थेरेपिस्ट। और एक ट्रेंड भी दिखा, ज्यादा छोटे और केंद्रित हस्तक्षेपों की तरफ। लेकिन इनमें काफी अंतर भी है। कोई समय सीमा को बहुत महत्व देता है, कोई नहीं। किसी का ध्यान लक्षणों पर है तो किसी का रिश्तों पर। तो कुल मिलाकर इस सब का क्या मतलब निकालें? मतलब ये है कि संक्षिप्त चिकित्सा अब सिर्फ एक साइड ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये मनोचिकित्सा का एक मुख्य और स्थापित हिस्सा बन गए हैं। ये कई तरह की समस्याओं के लिए कारगर साबित हुई है और हाँ, लागत के लिहाज से भी ये अक्सर फायदेमंद होती है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ लंबी थेरेपी का छोटा वर्जन नहीं है। इसे करने के लिए खास ट्रेनिंग और स्किल्स चाहिए जो लंबी अवधि के तरीकों से अलग हैं। खासकर कम समय में क्लाइंट के साथ एक मजबूत भरोसे का रिश्ता बनाना, जिसे थेरेप्यूटिक अलायंस कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और संक्षिप्त का मतलब सतही नहीं है? बिल्कुल नहीं, संक्षिप्त का मतलब सतही कतई नहीं है। ये थेरेपीज बहुत गहन, बहुत इंटेंस और फोकस्ड हो सकती हैं। वाकई ये क्षेत्र काफी विकसित हो चुका है और इसमें बहुत विविधता है। इस सारी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। ये बहुत उपयोगी चर्चा रही। शुक्रिया। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ना चाहूँगा। ये जो संक्षिप्त चिकित्साएं हैं, ये दक्षता पर, फोकस पर बहुत जोर देती हैं। लेकिन क्या इस संरचना और इस तेजी में वो जो एक लंबी, ज्यादा खुली खोजबीन वाली यात्रा होती है, उसका कुछ खो जाता है? या शायद कुछ ऐसा पाया जाता है जो लंबी थेरेपी में नहीं मिलता? थेरेपी की जो संरचना है
उसकी समय सीमा, उसका फोकस, वो खुद हमारी अंदरूनी यात्रा को, हमारे अनुभव को कैसे आकार देती है, इस पर सोचना शायद दिलचस्प हो। बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज का ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं।